हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमाजू क्लासेस पर। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कुछ सेल ऑर्गेनेल आते हैं जिसमें वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ईआर इंक्लूड हैं। हम आपको लास्ट वीडियो में ईआर के बारे में बता चुके हैं और गोल्जी बॉडी के बारे में। आज हम आपको लाइसोसोम और वैक्यूल के बारे में और कुछ अदर सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लाइसोसोम के बारे में देखेंगे। लाइसोसोम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लाइसो और सोमा। लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्टिव। लाइसो का मतलब क्या होगा, डाइजेस्टिव। एंड सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो जो लाइसोसोम है इसका अर्थ क्या हो गया, डाइजेस्टिव बॉडी। क्या हो गया, डाइजेस्टिव बॉडी। इसकी जो खोज है फर्स्ट डिस्कवर बाई C.D. डुवे। इसकी जो खोज की थी डी डुवे ने की थी इन 1955। लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने 1955 में की थी। प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। ये जो लाइसोसोम है वो केवल और केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, मतलब प्लांट सेल में ये क्या होगा, एब्सेंट होगा। एब्सेंट इन प्लांट सेल हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, एब्सेंट इन प्लांट सेल। तो ये किस में पाया जाएगा, एनिमल सेल में। सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स। ये जो लाइसोसोम है उसके ऊपर ये कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेनस। इसकी जो मेम्ब्रेन होगी वो कैसी होगी, सिंगल होगी। ठीक है। आगे है फॉर्म्ड बाई पैकेजिंग ऑफ गोल्जी बॉडी वाया गोल्जी वैक्यूल। ये जो लाइसोसोम बनता किसके द्वारा है, ये जो है वो गोल्जी वैक्यूल्स के द्वारा। किसके द्वारा, गोल्जी वैक्यूल्स के द्वारा। जब गोल्जी बॉडी क्या काम करता है, पैकेजिंग का काम करेगा, तो क्या बनेगा, गोल्जी बॉडी से, गोल्जी वैक्यूल से क्या बनेगा, लाइसोसोम का निर्माण होगा। एब्सेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में एब्सेंट होगा। ह्यूमन आरबीसी में भी एब्सेंट होगा। प्रोकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में भी ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। प्लांट सेल, ह्यूमन आरबीसीज एंड प्रोकैरियोटिक सेल में ये क्या होगा, लाइसोसोम एब्सेंट होगा। ऑल्सो नोन एज, इसको और किस नामों से जाना जाता है, इसको हम कहेंगे सुसाइडल वैक्स। क्या कहेंगे, सुसाइडल वैक्स कहेंगे, या डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। और क्या कहेंगे, डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। सुसाइडल वैक्स क्यों कह रहे हैं, ये क्या करता है, जैसे सुसाइड में क्या होता है, व्यक्ति स्वयं की हत्या करता है, आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं इसको हिंदी में, सुसाइडल वैक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है जिससे ये क्या करता है, अपनी खुद की सेल्स को डेथ कर देता है, इसलिए तो सुसाइडल वैक्स कहते हैं। या फिर डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। कोई भी चीज, कोई भी सेल ऑर्गेनल्स है, उसमें कुछ भी चीज खराब हो रही है तो उसमें जो नष्ट करेगा वो कौन काम करेगा, लाइसोसोम, इसलिए उसको कहते हैं डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। और क्या कहेंगे, स्क्वेंजर ऑफ सेल। स्क्वेंजर ऑफ सेल कहेंगे। एंड एटम बॉम्ब ऑफ सेल। तो इसको किस किस नामों से पकाया जाता है, सुसाइडल वैक्स, डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, स्क्वेंजर्स ऑफ सेल एंड एटम बॉम्ब ऑफ सेल। इसमें जो पीएच होगा वो होगा लगभग 5.5। 5.5 मतलब ये कैसा है, एसिडिक है। कैसा है, एसिडिक। 7 से कम जो पीएच होता है उससे क्या होता है, एसिडिक होता है। कंटेन्स approximately 50 different kinds of powerful hydrolytic digestive enzymes। इसमें क्या होता है, लगभग 50 प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाएंगे। हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं लगभग में। तो कुछ एंजाइम्स हैं जिसके बारे में आपको बताते हैं और ये किस पे काम करते हैं वो भी। जैसे एक एंजाइम आता है राइबोन्यूक्लियेज। ये जो एंजाइम है राइबोन्यूक्लियेज, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज, फॉस्फेटेजेस, कैथेप्सिन, ग्लाइकोसाइडेजेस और सल्फेटेज, ये जो एंजाइम है ये आपके लाइसोसोम में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाएंगे, लाइसोसोम में। जैसे है राइबोन्यूक्लियेज, इधर एंजाइम है और ये सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम एक्स, ये एंजाइम जो किस पर कार्य करते हैं वो बता रहे हैं। तो राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम में ये क्या करता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड पे काम करेगा। किस पे करेगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड पर। आगे है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज किस पे करेगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड पर वर्क करेगा। आगे है फॉस्फेटेजेस। फॉस्फेटेजेस किस पर काम करता है, फॉस्फेट एस्टर्स। किस पे करेगा, फॉस्फेट
एस्टर पे। आगे है कैथेप्सिन, जो कैथेप्सिन होगा वो किस पर करेगा, प्रोटीन पर वर्क करेगा, किस पर, प्रोटीन। एंड ग्लाइकोसाइडेजेस, इस पे किस पे करेगा, पॉलीसैकेराइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स, किस पे करेगा, पॉलीसैकेराइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स। आगे है सल्फेटेसिस, सल्फेटेसिस किस पे काम करता है, सल्फेट एस्टर पर काम करता है। इस प्रकार से ये क्या है, कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं किसमें, लाइसोसोम में। आगे जो लाइसोसोम है वो क्या है, एक पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल्स। पॉलीमॉर्फिक मतलब प्रेजेंट इन मोर देन वन फॉर्म, ये एक से अधिक फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसका क्या कर रहे हैं, पॉलीमॉर्फिक। स्टेनिंग इससे की जाती है गोमेरी स्टेन, जो इसकी स्टेनिंग है वो किससे की जाएगी, गोमेरी स्टेन से। इसका जो मार्कर एंजाइम है, लाइसोसोम का जो मार्कर एंजाइम है वो है एसिड फॉस्फेटेसेस, एसिड फॉस्फेटेस। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मार्कर एंजाइम पूछा जाएगा लाइसोसोम का तो कौन सा होगा, एसिड फॉस्फेटेस। अब हम लाइसोसोम की स्ट्रक्चर देखते हैं। लाइसोसोम में स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे इसमें 4 प्रकार के लाइसोसोम आएंगे, इसकी स्ट्रक्चर में 4 प्रकार के होंगे, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्सरी लाइसोसोम और ऑटोफेजिक लाइसोसोम। आगे क्या होता है, प्राइमरी लाइसोसोम में क्या होता है, इसको हम कहेंगे प्रोटियोलाइसोसोम भी कहेंगे। प्राइमरी लाइसोसोम को हम प्रोटियोलाइसोसोम भी कहते हैं। फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडी, किसके द्वारा बनना है, गोल्जी बॉडी के द्वारा बनना है, बाय अ प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग की प्रोसेस जब चलती है और जब किसके द्वारा, गोल्जी बॉडी के द्वारा इसका निर्माण होता है। फिल्ड विद इनएक्टिव एंजाइम, लेकिन जो प्राइमरी लाइसोसोम ये कैसा होगा, इनएक्टिव, इसमें जो एंजाइम हो वो कैसे होंगे, इनएक्टिव, ये वर्क नहीं करेंगे। सेकेंडरी लाइसोसोम जिसे हम हेट्रोफेगोसोम और डाइजेस्टिव लाइसोसोम भी कहेंगे। सेकेंडरी लाइसोसोम को हम हेट्रोफेगोसोम और डाइजेस्टिव लाइसोसोम भी कहेंगे। ये क्या कार्य करता है, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम विद इट्स टारगेट। ये इसका निर्माण कब होता है, इसका निर्माण कब होगा, प्राइमरी लाइसोसोम और इसका जो टारगेट होगा, जो भी टारगेट होगा उसके साथ में टारगेट, जैसे कि फेगोसोम और पिनोसोम। फेगोसोम में बताया था सेल ईटिंग और पिनोसोम क्या हो जाता है, ड्रिंकर, ठीक है। फिल्ड विद एक्टिव एंजाइम, इसमें जो एंजाइम होंगे वो कैसे होंगे, एक्टिव। जैसे ये क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम है, ये कोई सेल है, बैक्टीरियल सेल है, तो ये दोनों आपस में मिलकर इस प्रकार से जब आपस में मिल जाएंगे तो यहाँ जो एंजाइम होगा इन दोनों के बीच में वो कैसा होगा, एक्टिव होगा। क्या होगा, एक्टिव होगा। आगे आता है टर्सरी लाइसोसोम। टर्सरी लाइसोसोम में क्या होता है, फॉर्म्ड आफ्टर डाइजेशन ऑफ टारगेट। जो भी टारगेट एंजाइम है, जैसे बैक्टीरिया आया, ठीक है, तो एंडोसिस हुआ बैक्टीरिया के द्वारा, तो उसको क्या करेगा, इसका डाइजेशन कर देगा। क्या कर देगा, डाइजेशन कर देगा। उसी से क्या बन जाता है, टर्सरी लाइसोसोम। आफ्टर डाइजेशन क्या बनता है, टर्सरी लाइसोसोम, जिसको हम रेसिडुअल बॉडीज भी कहेंगे। टर्सरी लाइसोसोम को हम रेसिडुअल बॉडी कहेंगे। आगे आता ऑटोफेजिक वैक्यूल। क्या कहेंगे, ऑटोफेजिक वैक्यूल और ऑटोफेगोसोम। इसमें क्या होता है, डाइजेशन ऑफ सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा और वेस्टेज सेल ऑर्गेनेल्स नोन एज स्क्वेंजर्स। इसमें क्या होगा, ये क्या करता है, ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ, ठीक है, सेल्फ के द्वारा ये वैक्यूल बनाएगा। डाइजेशन ऑफ सरफेस सरप्लस, जो भी एक्स्ट्रा चीज होगी, और वेस्टेज जो हमारे काम की नहीं होगी सेल ऑर्गेनल्स नोन एज स्क्वेंजर, इसको क्या कहेंगे हम, स्क्वेंजर्स कहते हैं। अब लाइसोसोम का कार्य क्या है, अब इसके हम कुछ फंक्शंस देखते हैं। जैसे फर्स्ट आता है हेट्रोफेगी। हेट्रो का मतलब क्या होता है, अलग, दूसरे होते हैं ना। डाइजेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल, सेल्फ नहीं है ये, ऑटो नहीं है, कैसा है, हेट्रो। तो फॉरेन पार्टिकल कोई भी बाहर से आ रहा है, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे माइक्रो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है तो उसका क्या करता है, ये डाइजेशन करता है। क्या करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया अगर वायरस आया तो हमें क्या करेगा, हमारे हानि करेगा, हार्मफुल होगा हमारे लिए, तो उसका ये क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, उसको क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देता है। ऑटोफैगी सेल्फ में क्या करता है, डाइजेशन ऑफ सरप्लस और वेस्टिजियल प्रेजेंट इनसाइड सेल।
अगर सेल के अंदर बाहर से कोई नहीं आ रहा है, बाहर से आ रहा है ऑटोफेज हो जाता है। सेल मतलब सेल के ही अंदर क्या हो रहा है, कुछ भी वेस्ट चीज है, कुछ भी वेस्ट चीज है, तो उस वेस्टी लेयर का क्या करता है, वो उसका डाइजेशन कर देता है। जो भी सरप्लस चीज होगी, एक्स्ट्रा चीज होगी, उसका भी ये क्या कर देता है, अंदर ही डाइजेशन कर देता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सुसाइडल वैग भी कहते हैं। आगे है ऑटोलाइसिस। ऑटो मतलब सेल्फ और लाइसिस मतलब तोड़ता है। यहाँ फैगी था मतलब खाता है, ठीक है, बच्चड़ करना हो जाता है। क्या हो जाता है, बच्चड़ करना। यहाँ तोड़ता है, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। ऑटो सेल्फ ड्यूरिंग एनी डैमेज इनसाइड द सेल। अगर सेल के अंदर कोई भी चीज क्या हो रहा है, क्या हो जा रहा है, डैमेज हो रही, खराब हो रहा है। लाइसोसोम रिलीजेस ऑन कंटेंट, कंटेंट मतलब एंजाइम। लाइसोसोम क्या करता है, स्वयं एंजाइम को रिलीज करेगा। हेंस हेल्प्स इन वस्टिंग ऑफ कंप्लीट सेल। और पूरी सेल को क्या कर देता है, वस्ट, क्या कर देता है, वस्ट कहते हैं थैली फट गई। तो उसी प्रकार से लाइसोसोम क्या करता है, कोई भी अगर उसके अंदर कोई भी खराबी होती है तो स्वयं के अंदर कुछ एंजाइम रिलीज करेगा खुद ही, और अपनी ही सेल को क्या कर देता है, वस्ट कर देता, पूरी सेल को डिस्ट्रॉय कर देता। इसलिए हम इसको कहते हैं सुसाइडल वैग। ये खुद ही अपने आप ही अपने एंजाइम रिलीज करके ये कार्य करता है, इसलिए कहते हैं सुसाइडल वैग। एक्ट एज ट्रिगर ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जब होता है तो इसको किसी तरह काम करेगा, ट्रिगर की तरह काम करेगा। आगे आता है लाइसोसोम। और क्या करता है, लाइसोसोम इन द एक्रोसोम बॉडी ऑफ स्पर्म डिसॉल्व द एग मेम्ब्रेन। जो लाइसोसोम होता है किसमें, एक्रोसोम बॉडी ऑफ स्पर्म। स्पर्म में जो स्पर्म है, जैसे कि ये क्या आपका स्पर्म है, तो यहाँ क्या होगा, गोल्जी बॉडी का मॉडिफाइड रूप होता है ये, गोल्जी बॉडी का। और गोल्जी बॉडी क्या बनाती है, लाइसोसोम बनाती है। जब लाइसोसोम बनाएगी तो ये क्या करेगा, ये स्पर्म था, स्पर्म का एक्रोसोम है, इसमें लाइसोसोम है, ठीक है। डिसॉल्व द एग मेम्ब्रेन। जब स्पर्म किसी एग के पास जाएगा तो एग की ये जो मेम्ब्रेन है क्या करता है, उसको डिसॉल्व करता है। ये जो इसमें लाइसोसोम निकलेगा आएगा, ये इसको क्या कर देगा, एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करेगा, दस हेल्पिंग द स्पर्म टू रीच द एग न्यूक्लियस। इससे क्या होता है, जो न्यूक्लियस किसका, स्पर्म में जो न्यूक्लियस होगा, अगर ये डिसॉल्व नहीं होगी तो क्या इसमें जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। अगर डिसॉल्व हो जाएगा तो इसका जो न्यूक्लियस होगा वो इसमें एग में एंटर कर जाता है, जिससे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। हेंस हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इस प्रकार से जो लाइसोसोम है वो फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करता है। इस प्रकार से लाइसोसोम हमारा कंप्लीट होता है। आगे हम सेल ऑर्गेनल जो पढ़ेंगे वो है वैक्यूल, मतलब रिक्तिका हिंदी में कहते हैं। ये जो वैक्यूल है इसके बारे में हम देखते हैं अब। ये है सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इसकी भी जो लेयर होगी वो कैसी है, सिंगल मेम्ब्रेन। कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन है इस प्रकार से, ठीक है। इन एनिमल्स और इन प्लांट दोनों में होगा। एनिमल में जो वैक्यूल होगा वो होगा स्मॉल, और जो प्लांट में होगा वो कैसा होगा, लार्ज एंड सेंट्रल। एसोसिएटेड विद अदर सेल ऑर्गेनेली लाइक गोल्जी बॉडी एंड ईआर। जो एनिमल में होगा वो दूसरे सेल ऑर्गेनल्स के साथ में जुड़ा होगा। कैसे, किसमें, गोल्जी बॉडी एंड ईआर से। प्लांट वैक्यूल फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। जो प्लांट में वैक्यूल था उसकी सबसे पहले खोज किसने की, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। वैक्यूल होगा कैसे, जिस प्रकार, कैसे ये कोई प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेनस होती है। कैसी होगी, डबल मेम्ब्रेनस होती है, ठीक है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होगी। इसमें जो वैक्यूल होगा वो सेंट्रल होगा और सिंगल मेम्ब्रेन का होगा। कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन का है, एक ही मेम्ब्रेन है इसके ऊपर, डबल लेयर नहीं होगी। इस प्रकार सेंट्रल होगा और सिंगल मेम्ब्रेनस होगा। आगे प्लांट वैक्यूल के बारे में हम देखते हैं। ये कैसा है, लार्ज एंड सेंट्रल है। कैसा है, लार्ज एंड सेंट्रल है। ऑक्यूपाइड मोर देन 90% वॉल्यूम ऑफ प्लांट सेल। पूरी प्लांट सेल का 90% जो वॉल्यूम होता है वो क्या होगा, आपका वैक्यूल ही होता है प्लांट में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल नोन एज टोनोप्लास्ट। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसको क्या कहते हैं, वैक्यूल की। जैसे हमने कहा ये प्लांट सेल है, कोई प्लांट सेल है, ये क्या है इसकी,
ये सेल वॉल बना दी हमने ऊपर, और ये अंदर क्या बना दी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब लेकिन ये जो वैक्यूल है, यहां हमने बनाया सेंटर में वैक्यूल बनाया, इसमें ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं हम टोनोप्लास्ट। क्या कहेंगे, टोनोप्लास्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कह रहे हैं, टोनोप्लास्ट। साइटोप्लाज्म और वैक्यूल नॉन एज सेल सेप। इसमें जो वैक्यूल के अंदर जो साइटोप्लाज्म फिल्ड होगा उसको कहते हैं हम सेल सेप। क्या कहेंगे, सेल सेप। इस प्रकार से हम इसमें एरो लगा देते हैं, इसका मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हो जाएगा और ये सेल सेप साइटोप्लाज्म से हो जाएगा। सेल सेप कंटेन्स वेस्ट मटेरियल ऑफ सेल। जो सेल सेप में क्या होता है, जो भी सेल का वेस्ट मटेरियल होगा वो किसमें एकत्रित हो जाएगा, साइटोप्लाज्म ऑफ वैक्यूल में। सेल सेप ऑल्सो कंटेन्स एंथोसियानिन पिगमेंट। जो सेल सेप है इसमें एक पिगमेंट होता है एंथोसियानिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। एंथोसियानिन पिगमेंट क्या क्या कार्य करता है, कैसा होता है, ये पहली बात तो इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से आया हुआ है। वाटर सोल्यूबल पिगमेंट, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें एक आपको ये भी दिया जाएगा और पूछेंगे वाटर सोल्यूबल कौन सा है, तो ये करना है आपको। एंथोसियानिन जो है वो कैसा है, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है। नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, क्यों, क्योंकि ये ग्रीन कलर का नहीं होगा। टाइप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फ्लेविनॉइड, ये जो है वो किस प्रकार का है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। कैसा है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जिसमें फ्लेविनॉइड में आएगा। सिंथेसाइज इन साइटोप्लाज्म एंड अक्यूमुलेट्स इन वैक्यूल्स, ये बनेगा किसमें, साइटोप्लाज्म में, और एकत्रित किसमें होगा, जाके वैक्यूल में। बन तो रहा है साइटोप्लाज्म में लेकिन जाके एकत्रित किसमें हो जाएगा, वैक्यूल में। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये क्या करता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल को कलर प्रोवाइड कराएगा। क्या करेगा, कलर प्रोवाइड कराएगा। लाइक ब्लू एंड पर्पल कलर, मोस्टली ब्लू आता है ऑप्शन में, पर्पल नहीं आता है, मोस्टली क्या आता है, ब्लू कलर का पिगमेंट पूछा जाता है और एंथोसियानिन हम लगाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। एंथोसियानिन किस कलर का होगा, ब्लू पिगमेंट है। कैसा है, वाटर सोल्यूबल है। ऑल्सो हेल्प इन अट्रैक्शन ऑफ पॉलिनेटर्स, ये कलरफुल है, कलर है तो ऑब्वियसली पॉलिनेटर्स जो होंगे, इंसेक्ट वगैरह कोई भी होगा पॉलिनेटर, पॉलिनेशन में जो हेल्प करते हैं उनको क्या कहते हैं, पॉलिनेटर कहते हैं। तो इसको अट्रैक्ट करेगा क्योंकि कलरफुल जब लीव्स होंगी, फूलों की पत्तियां जब कलरफुल होंगी तो अट्रैक्शन होगा नहीं होगा, तो इसलिए क्या करेंगे, हेल्प इन अट्रैक्शन ऑफ पॉलिनेटर्स। इस प्रकार से एंथोसियानिन हुआ आपका। जो वैक्यूल होते हैं वो अदर वैक्यूल किस किस में पाए जाते हैं, अलग रूप में भी होंगे, मॉडिफाइड भी होता है, जैसे है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल एंड गैस वैक्यूल। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है प्रेजेंट इन अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में पाया जाएगा, अमीबा में पाया जाएगा, पैरामीशियम में पाया जाएगा और यूग्लिना में पाया जाएगा। इसका कार्य क्या होता है, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये जो है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का वर्क क्या होता है, तो क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑप्शन में आएगा ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन बोथ और नन ऑफ दीज, तो क्या हो जाएगा, बोथ होगा। ठीक है, आगे है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल किसमें पाया जाएगा, फाउंड इन अमीबा, ये किसमें पाया जाएगा, अमीबा में। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, और ये क्या करेगा, फूड का स्टोरेज करेगा। गैस वैक्यूल आपको हम बता चुके हैं बैक्टीरिया में, प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल बैक्टीरिया, किसमें पाया जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी और पर्पल बैक्टीरिया में पाया जाता है। हेल्प्स इन फ्लोटिंग एंड वायंसी, ये फ्लोटिंग और वायंसी में हेल्प करता है। इस प्रकार से हमारा प्लांट का वैक्यूल होता है। आगे हम आपको कुछ और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बताएंगे। ये क्या हुआ, आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंप्लीट हुआ। आगे हम पढ़ेंगे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स। सेमी ऑटोनोमस क्या होता है, इसमें कौन से सेल ऑर्गेनल आते हैं, इसमें आता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया एंड
प्लास्टिड। सेमी ऑटोनोमस, ये काम तो अपना खुद कर रहे हैं, ऑटोनोमस स्वयं का काम तो करेंगे, सेमी मतलब पूरा नहीं करेंगे, अर्ध करेंगे, आधा काम करते हैं, ठीक है। क्यों? इनके पास कुछ सेल ऑर्गेनल ऐसे होते हैं जो अदर सेल ऑर्गेनल के पास नहीं होंगे। जैसे इनमें कॉमन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में दोनों में क्या क्या पाया जाता है, डबल मेम्ब्रेनस। दोनों ही जो सेल ऑर्गेनल्स जो हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड कैसे हैं, डबल मेम्ब्रेनस है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, दोनों के पास जो खुद का डीएनए होगा कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा। पोरिन प्रोटीन होगी, पोरिन प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में भी और प्लास्टिड में भी। 70S राइबोसोम, जो राइबोसोम होगा इनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड वो कैसा है, 70S। डिवीजन बाय फिजन, इसमें जो डिवीजन होगा वो किससे करेंगे, ये दोनों में फिजन के द्वारा होगा। सबसे पहले हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इससे क्वेश्चन 100% आ ही जाता है एक ना एक बार, किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जीआईसी में आ चुका है इससे क्वेश्चन, एलटी में भी आ चुका है पहले। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो एक वो ग्रीक भाषा का वर्ड है, माइटो एंड कॉन्ड्रियन, दो शब्दों से मिलकर बना है। माइटो का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल। तो थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल होंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स, ये जो ऑर्गन है वो कैसा है, डबल मेम्ब्रेनस है। प्रेजेंट इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल सेल, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, इससे हम, ये क्वेश्चन आ चुका आपका जीआईसी में, पावर हाउस ऑफ सेल पूछा गया था, तुम्हारा आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं किसे, माइटोकॉन्ड्रिया का। जीआईसी 2012 या 15 में आया, एक पर ध्यान नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या बना रहा है, एटीपी, एनर्जी। पावर हाउस शक्ति है ना, शक्ति दे रहा है, तो शक्ति में से कितनी, एनर्जी से। एनर्जी मतलब एटीपी का फॉर्मेशन किसमें हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कोलिकर इन 1880, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था वो किसने किया था, कोलिकर ने। कब किया, 1880 में। किसमें किया, इन स्केलेटल मसल ऑफ इंसेक्ट थाई। इन्होंने इंसेक्ट एक था कॉकरोच की थाई में इन्होंने स्केलेटल मसल, जिसे हम स्ट्राइटेड मसल भी कहते हैं, इसमें उन्होंने इसकी खोज की थी, इसको देखा। इन्होंने इसका नाम क्या रखा था, कोलिकर ने, सार्कोसोम। तब इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखा गया था, इसका नाम रखा था उन्होंने सार्कोसोम। एक साइंटिस्ट है फ्लेमिंग, फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को कहा फाइला, क्या कहा, फाइला। फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया, फाइला। आगे है अल्टमान, अल्टमान ने 1890 में नेम्ड इट बायोप्लास्ट, इसका नाम जो रखा बायोप्लास्ट रखा, एंड एक्सप्लेन्ड एज एन ऑर्गेनल, और ये बताया कि ये क्या एक ऑर्गेनल है। एक और साइंटिस्ट आते हैं वेंडा, वेंडा ने इसका नाम जो रखा था माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, तो किसने दिया था, वेंडा ने, 1897 में। वेंसले एंड ह्यूअर 1934, इन्होंने क्या किया था, आइसोलेटेड माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम लिवर सेल। लिवर सेल से माइटोकॉन्ड्रिया को किसने आइसोलेट किया था, वेंसले एंड ह्यूअर ने 1934 में। इस प्रकार से इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड साइंटिस्ट हो गए। आपको हम इसके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट और बताते हैं, और कुछ और साइंटिस्ट, जैसे एक साइंटिस्ट आते हैं मीप्स, इन्होंने क्या किया, इन प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय मीप्स इन लीव्स ऑफ निम्फी। प्लांट्स में माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा था, मीप्स में। किसने देखा, मीप्स ने। किस में देखा, निम्फी की लीव्स में देखा था। ऑल्सो नोन एज, माइटोकॉन्ड्रिया को कुछ और अदर नेम है, क्या क्या है, कॉन्ड्रियोसोम्स, क्या होगा, कॉन्ड्रियोसोम्स, कॉन्ड्रियोमाइट्स एंड पावर हाउस ऑफ सेल। कॉन्ड्रियोसोम्स, कॉन्ड्रियोमाइट्स एंड पावर हाउस ऑफ सेल।
मिनिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे कम किस में पाई जाएगी? ये एक एल्गी है माइक्रोस्टेरियस। माइक्रोस्टेरियस एक एल्गा है, उसमें सबसे कम माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पाई जाती है। एक माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल कितनी होगी? ओनली 1 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। एक सेल में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाई जाएगी? माइक्रोस्टेरियस एल्गा में। मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया किस जीव में पाए जाएंगे, किसकी सेल में पाए जाएंगे? ये पाए जाते हैं जेंट अमीबा, जिसे हम चाओस चाओस कहेंगे। क्या कहेंगे? चाओस चाओस। जेंट अमीबा में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं, 5 लाख यूनिट पर सेल। एक सेल में कितनी? 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट किसमें होगी? माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट इन ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। किसमें? ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? एब्सेंट होती है। इन प्लेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन इसको एनर्जी तो चाहिए। अगर माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ये एनर्जी बना रहा है, एटीपी का निर्माण कर रहा है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी तो एटीपी नहीं बनेगी। अब एटीपी नहीं बनेगी, अगर ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस में एटीपी नहीं बनेगी तो क्या उसका जीवन चलेगा? नहीं चलेगा। तो कुछ तो ऐसा होगा जिससे वो एनर्जी का फॉर्मेशन कर सके। तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर इसमें जो होता है वो होता है हाइड्रोजिनोमोनास। क्या होगा? हाइड्रोजिनोमोनास, जो एटीपी का फॉर्मेशन करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें जो डीएनए होगा वो होगा सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। हेल्केज एंजाइम, जिसे हम क्या कहेंगे? ट्विंकल कहेंगे। ये क्वेश्चन आता है ट्विंकल रिलेटेड विद सेल ऑर्गेनल से ट्विंकल रिलेटेड, तो किससे है? माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ फ्लैजलेट्स, जो फ्लैजलेट्स जैसे ट्रिपेनोसोमा, लिशमानिया, ये क्या करते हैं? डिसीज को करते हैं। ट्रिपेनोसोमा क्या करता है? स्लीपिंग सिकनेस करता है। और ये लिशमानिया काला जार। ठीक है, ये जो फ्लैजलेट्स है, इसमें फ्लैजला पाया जाता है। इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो क्या, उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटोप्लास्ट। क्या कहते हैं? काइनेटोप्लास्ट। आगे माइटोकॉन्ड्रियम, जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे? माइटोप्लास्ट। क्या कहेंगे? माइटोप्लास्ट। जो माइटोकॉन्ड्रिया की स्टैनिंग है वो किससे की जाती है? जेनस बी ग्रीन से। जेनस बी ग्रीन से इसकी स्टैनिंग की जाएगी। इसका जो मार्कर एंजाइम है वो क्या है? सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को माइटोकॉन्ड्रिया का मार्कर एंजाइम कहते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपोर्टेंट। प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है ये कहां पाया जाएगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ये भी पूछा जा चुका है, मार्कर एंजाइम भी पूछा जा चुका है, और ये भी पूछा जा गया है कि सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कहां पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की किस मेम्ब्रेन में? इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन पाई जाएंगी। डबल मेम्ब्रेनस है तो 2 मेम्ब्रेन है। कौन कौन सी है? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। OMM आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, IMM इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो आउटर होगी इसमें क्या होगा? पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होगी। क्या होगी? पोरिन प्रोटीन। इसमें एक और होता है क्या? TOM, ट्रांसलोकेज ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये पूछा जाता है। तो टॉम और टिम 2 होते हैं, टॉम एंड टिम। जो टॉम O फॉर आउटर, I फॉर इनर, ऐसे याद कर सकते हैं आप। ट्रांसलोकेज ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये किसमें होगा? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। और जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसमें क्या होगा? कार्डियोलिपिन इज मोस्ट अबंडेंट लिपिड। जो लिपिड होगी इसमें कौन सी होगी? कार्डियोलिपिन होगी। कौन सी होगी? कार्डियोलिपिन। TIM, इसमें जो होगा वो क्या होगा? TIM। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या है आपका? TOM, टॉम। और इनर में क्या होगा? TIM, ट्रांसलोकेज ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटो। यही हो जाएगा ट्रांसलोकेज ऑफ, आउटर की जगह पे क्या हो जाएगा? इनर हो जाएगा। ट्रांसलोकेज ऑफ आउटर की जगह पे क्या हो जाएगा? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया।
कॉन्ड्रोलिपिन इज मोस्ट ओरिएंटेड, ये बार बार लिख गया है, 2 बार लिख गया, एक ही बार लिखना, ठीक है। आगे हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वो दिखती कैसी है, इसमें क्या क्या अदर ऑर्गेनल्स होंगे। ये हमने बताया आपको डबल मेम्ब्रेनस है, तो 1 and 2 डबल मेम्ब्रेनस है। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेनस हो गया। जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ये क्या होता है, एक्सटेंशन होता है इसका, कुछ अंदर की तरफ फोल्डिंग होगी। इनर फोल्डिंग जो होती है, इनर फोल्डिंग ये क्या बनाते हैं, क्रिस्टी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये ऐसे जो बीच बीच पे आपको दिख रही है फोल्डिंग, इसको कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहेंगे, क्रिस्टी। एक एक पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टी भी पूछा गया है। ये भी पूछा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होगा, सिंगल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस, या मेम्ब्रेन है ही नहीं बिल्कुल ही, ठीक है, ए मेम्ब्रेनस, तो कैसा है, डबल मेम्ब्रेनस। इसमें जो इसकी इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी। ये भी पूछा जाए कि क्रिस्टी किसकी फोल्डिंग है, आउटर की या इनर की, तो किसकी है, इनर की। इसकी इनर फोल्डिंग जो है, इस पर इस प्रकार आपको रैकेट, आपने देखा है ना, रैकेट बैडमिंटन खेलते हैं हम लोग, उसका जो रैकेट होगा उसी शेप में आपको इसमें क्रिस्टी से ऐसे कुछ लगे हुए और अदर ऑर्गन्स दिखेंगे। इसको हम कहते हैं ऑक्सीसोम। क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम, या फिर FOF1 पार्टिकल। ऑक्सीसोम को हम क्या कहेंगे, FOF1 पार्टिकल। ये सभी ऐसा नहीं कि एक ही क्रिस्टी पे होते हैं, सभी पे होते हैं, बना देते हैं ऐसे ही एक पे, इस प्रकार से। आगे क्या होता है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन से हमने आपको बताया क्या होगा, टॉम होगा, और इनर मेम्ब्रेन से क्या होगा, टिम होगा, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन पे पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होगी, क्या होगी, पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होगी। और इसमें जो राइबोसोम होगा वो कैसा होगा, 70S राइबोसोम होगा। इसका जो डीएनए है वो कैसा है, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में का जो स्पेस होगा, इसको कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या कहेंगे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, जिसे हम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस भी कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस भी कहेंगे। इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर जो होगा, इसका जो साइटोप्लाज्म है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। एक स्ट्रक्चर और बताइए मेरे से, ट्विंकल, एक हेल्केज एंजाइम है जिसे कहेंगे ट्विंकल। ये किसमें पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, मैट्रिक्स में होगा। आगे इसके कंपोनेंट्स जैसे बताए हैं आपको अभी हमने, माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, जैसे OMM आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, IMM इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या है, प्रेजेंट ऑफ पोरिन प्रोटीन मेक्स OMM पोरस। इसमें क्या होता है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पोरिन प्रेजेंट होती है, पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होगी, जो इसको कैसा बनाता है, पोरस बनाता है। टॉम प्रोटीन भी किस पे प्रेजेंट है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। टॉम को हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसलोकेज ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, मोस्ट अबंडेंट लिपिड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज कार्डियोलिपिन। कौन सी है लिपिड इसमें, कार्डियोलिपिन इंस्टेड ऑफ लेसिथिन। वैसे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें सबसे ज्यादा जो लिपिड पाई जाती है वो कौन सी होती है, लेसिथिन। कौन सी होगी, लेसिथिन। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें जो लिपिड पाई जाएगी वो आपकी पाई जाएगी कार्डियोलिपिन। कौन सी, कार्डियोलिपिन। और किसमें, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। टिम प्रोटीन प्रेजेंट, कौन सी है, ट्रांसलोकेज ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कहाँ है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे है। इनफोल्डिंग ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन नॉन एज क्रिस्टी। इसकी जो इनफोल्डिंग होगी इस प्रकार से हमने आपको दिखाई, जैसे इसकी इनफोल्डिंग जो है इसको हम क्या कह रहे हैं, क्रिस्टी। क्या कह रहे हैं, क्रिस्टी। विच कंटेन्स FOF1 पार्टिकल, FOF1 पार्टिकल्स पाए जाएंगे इसमें। किस पर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल के बीच में क्या होता है, एक स्पेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। आउटर और इनर के बीच में क्या है, एक स्पेस है जिसे हम क्या कह रहे हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। थर्ड स्ट्रक्चर है इसका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो क्या,
कंटेन सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। मैट्रिक्स में आपका क्या होगा? सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, 70S राइबोसोम होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम होता है, बट मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा 55S राइबोसोम होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा है? 70S राइबोसोम। अगर मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया पूछता है तो आपका होगा 55S राइबोसोम। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लो। मैट्रिक्स में क्या होता है? जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कैसा होगा? लो होगा। और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो है वो कैसा है? हाई है। अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन लो है तो पीएच कैसा होगा? हाई होगा। अगर कंसंट्रेशन हाई है हाइड्रोजन आयन का तो पीएच कैसा होगा? लो होगा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। आगे हम क्या करते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के बारे में हम देखते हैं कैसे कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है? डबल मेम्ब्रेनस है, दो मेम्ब्रेन है, आउटर एंड इनर। इसमें हमने बताया कि जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में जो हाइड्रोजन आयन है वो कैसा है? लो है। ऐसे हम सिंबल लगा देते हैं लो का। कैसा है? लो है। और जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, इनर और आउटर के बीच में क्या है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। इसमें जो स्पेस है इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कैसा है? हाई है। हाई है, ठीक है। आउटर और इनर ये वर्क कैसे करता है अभी हम आपको बताएंगे। ये क्या करता है? लो कंसंट्रेशन से हाइड्रोजन आयन जो है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आता है। डिफ्यूजन इसमें किस में होगा? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। मतलब मैट्रिक्स से किधर आ रहा है आपका? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो पीएच कैसा होगा? कम हो जाएगा। मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयन कम है तो पीएच कैसा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। जो पीएच जो होता है वो हाइड्रोजन का इनवर्सली होता है। कैसा होता है? इनवर्सली होता है। अगर पीएच बढ़ेगा तो हाइड्रोजन कम होगा, हाइड्रोजन बढ़ेगा तो पीएच कम होगा। पीएच अगर 7 से कम है, लेस देन 7, तो ये कैसा होता है? एसिडिक। कैसा होगा? एसिडिक मतलब अम्लीय। अगर पीएच जो है मोर देन 7 से अधिक है तो कैसा होगा? बेसिक मतलब क्षारीय होगा। और पीएच अगर 7 है तो क्या कहता है? न्यूट्रल मतलब उदासीन होता है। आगे इसमें हमने बताया माइटोकॉन्ड्रिया में किसके बारे में बताया? FON F1 पार्टिकल, जिसे हम ऑक्सीसोम कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीसोम। इसकी जो खोज की थी वो की थी फर्नांडिस मोरन ने। किसने की थी? फर्नांडिस मोरन ने की थी। Hence FO F1 पार्टिकल नॉन एज फर्नांडिस मोरन पार्टिकल। इसलिए इसको फर्नांडिस मोरन पार्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि इसकी फर्नांडिस मोरन ने खोज की थी, इसलिए इसको फर्नांडिस मोरन पार्टिकल भी कहते हैं। ऑल्सो नोन एज, और इसको हम FO F1 पार्टिकल को मतलब ऑक्सीसोम को और किस किस नामों से पुकारते हैं? रेकर्स पार्टिकल। क्या कहेंगे? रेकर्स पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन आया हुआ आपका। यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं? ऑक्सीसोम। FO F1 पार्टिकल मतलब ऑक्सीसोम को क्या कहेंगे? यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब FO F1 पार्टिकल जो है वो कैसे कार्य करते हैं और कहाँ पाए जाते हैं ये बताते हैं। स्मॉलेस्ट मशीन ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की सबसे छोटी मशीन है वो क्या है? FO F1 पार्टिकल। FO सब यूनिट और F1 सब यूनिट दो इसमें पाई जा रही हैं। FO सब यूनिट जो है ट्रांस मेम्ब्रेन और इंटीग्रल प्रोटीन, ये जो पाई जाएगी वो होगी ट्रांस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बीच में होगी, मतलब इंटीग्रल प्रोटीन में होगी। अभी आपको दिखाया जाएगा आगे। एम्बेडेड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और FO जो सब यूनिट है वो किसमें पाई जाएगी? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाई जाएगी। रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये इसका काम क्या है? FO का ये क्या करता है? हाइड्रोजन आयन का ट्रांसफर करेगा किधर से? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल से ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इसमें अंदर ले जाएगा, इधर इधर नहीं आ रहा बाहर, ये अंदर की तरफ ले जाएगा। ठीक है, हाई से लो की तरफ। F1 पार्टिकल क्या करता है? पेरीफेरल और एक्सटेंसिव प्रोटीन, ये किसमें पाया जा रहा है? पेरीफेरल और एक्सटेंसिव प्रोटीन में पाया जाएगा। आउटसाइड द मेम्ब्रेन, ये बाहर मेम्ब्रेन के बाहर होगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ATP,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसमें, एटीपी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है कौन, F1 पार्टिकल, जिसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीसोम। अब ये देखिए इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया कोई है, ठीक है, साइटोसोल में माइटोकॉन्ड्रिया पड़ी हुई है, ये सेल है, साइटोसोल है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स। इसको जब हम जूम करके देखते हैं तो ये कैसी दिखती है, देखिए जरा, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेनस है, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में क्या होगा, पोरिन प्रोटीन होगी और क्या होगा, टॉम होगा, पोरिन प्रोटीन और टॉम होगा। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, जिसमें हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है। कैसा होगा, हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन इसमें कैसा है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ज्यादा होगा। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या होता है, टिम होगा और F1 F0 पार्टिकल कैसे होंगे। जो F0 है वो तो क्या है, एम्बेडेड है, क्या है, एम्बेडेड है, बीच में एम्बेडेड है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। लेकिन जो F1 पार्टिकल है वो क्या, आउटसाइड द मेम्ब्रेन, देख मेम्ब्रेन के बाहर है, दिख रहा है आपको मेम्ब्रेन के बाहर इधर, इस प्रकार से। ये क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, ये कैसी थी, इनर, और ये पेरिफेरल ट्रांस मेम्ब्रेन थी। ये साइटोसोल में थी, बाहर क्या है, आउटर के बाहर क्या है, साइटोसोल है, आउटर के बाहर क्या है, साइटोसोल है, इनर के अंदर क्या है, मैट्रिक्स है, क्या है, मैट्रिक्स, इधर क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। अब क्या करेगा ये F1 और F0 का पार्टिकल का काम क्या होता है, FO का, FO के द्वारा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल से और F1 के द्वारा ये इधर आएगा, मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयन आएगा। हाइड्रोजन आयन आ रहा है और F1 क्या काम कर रहा है, F1 क्या करवा रहा है, एटीपी का सिंथेसिस कर पा रहा है। एडीपी है, जिसे फॉस्फेट आयन मिलेगा और क्या बनेगा, एटीपी। फॉर्मेशन ऑन बीटा सब यूनिट ऑफ F1, ये जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किस सब यूनिट, F1 की कौन सी सब यूनिट पे होगा, बीटा सब यूनिट पर। किस पर होगा, बीटा सब यूनिट पर। प्रोसेस ऑफ एटीपी फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन। जो एटीपी फॉर्मेशन होता है इसकी हम प्रोसेस को कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। और ये फॉस्फोराइलेशन कैसे होता है ये भी बता देते हैं। क्लोरोप्लास्ट में कैसे होगा और माइटोकॉन्ड्रिया, फॉस्फोराइलेशन अलग अलग होगा। मतलब एटी का जो फॉर्मेशन है एटीपी का वो क्लोरोप्लास्ट में भी होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, नॉन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन, प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। जब आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे प्लांट फिजियोलॉजी में तब बताया जाएगा इसके बारे में डिटेल में। इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन, ये किसने इस एटीपी फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म था इसके बारे में बताया था, पीटर माइसेल ने बताया। कीमियो ऑस्मोटिक मैकेनिज्म, इसको मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन, इसका मैकेनिज्म जो है उसको कहते हैं केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म, केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म। राइबोसोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम हमने बताया जैसे कि कैसा होता है 70S, कैसा होगा 70S। इसकी दो सब यूनिट होती है 70 की, 30S एंड 50S। 30S स्मॉलर सब यूनिट है और ये कैसी है, लार्जर सब यूनिट है। ये स्मॉलर है और ये लार्जर है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया, मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें जो राइबोसोम होगा वो होगा 50S राइबोसोम। इसकी जो सब यूनिट होगी वो होगी 28S एंड 39S, 20S एंड 39, 28 स्मॉल सब यूनिट एंड 39S लार्ज सब यूनिट। आगे हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है भाई। साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैक्टीरिया में हमने क्या बताया था, मीसोसोम, एनालॉगस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, मीसोसोम। सेलुलर रेस्पिरेशन का होता है मीसोसोम, जो सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन था। तो इसमें जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें प्रोसेस जो होगी माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन सी होती है, वैसे तो ज्यादा होती है प्रोसेस, अब ग्लाइकोलाइसिस भी होगी, मैम आपने ग्लाइकोलाइसिस नहीं बताई, लेकिन हम यहाँ कर रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सी प्रोसेस चल रही है रेस्पिरेशन की, तो होगी लिंक रिएक्शन,
क्रेब्स साइकिल एंड ईटीएस। 3 प्रोसेस जो होंगी वो होंगी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल जो है वो चलती है आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। किसमें चलेगी? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। जो ईटीएस चलती है वो किसमें चलती है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी, हेंस माइटोकॉन्ड्रिया नॉन एज पावर हाउस ऑफ सेल। एटीपी का सिंथेसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इन प्लांट्स माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ C2 साइकिल और फोटो रेस्पिरेशन। प्लांट्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो C2 साइकिल और फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्वमेंट है। ये आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाई जाएगी, उसमें विस्तार से बताया जाएगा इसके बारे में। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति में रेस्पिरेशन हो जाता है प्लांट्स में, जो बिल्कुल भी प्लांट के लिए लाभदायक नहीं है, पूर्ण रूप से हानिकारक है। इसमें क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन में 3 ऑर्गेनल पार्ट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट पे प्रक्रिया होती है, फिर पेरोक्सिसोम, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस चलती है। आगे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? इन स्पर्म माइटोकॉन्ड्रिया मॉडिफाइड इनटू स्पाइरल स्ट्रक्चर। स्पर्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो स्पाइरल स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड होगा। इन मिडल पीस, किसमें पाया जाएगा? मिडल पीस ऑफ स्पर्म में पाया जाएगा, नॉन एज नीवेन कर्ण। ये भी एक आपका कैसा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जैसे कि ये कोई स्पर्म है, ठीक है, ये इसका क्या है? हेड है। स्पर्म का ये क्या है? हेड है। ऊपर क्या लगा है? एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या है भैया? मॉडिफाइड, क्या है? मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी। क्या होगा? मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी होगा, ठीक है। हेड, हेड से फिर क्या है? नेक है। नेक आगे है मिडिल पीस। इस मिडिल पीस में ही क्या है? एक स्ट्रक्चर है स्पाइरल शेप में, उस नीवेन कर्ण। क्या है? नेवेन कर्ण। ये क्या है? मॉडिफाइड माइटोकॉन्ड्रिया है। यही क्या है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। मॉडिफाइड एक्रोसोम से भी आया है, मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी और नेवेन कर्ण माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा इस पे। ये हेल्प क्या करता है? हेल्प इन मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म को मोटाइल बनाता है। अब स्पर्म के ऐसे ही तैर के चले जाएंगे, डले हैं, उसको एग के पास जाना है, कैसे जाएगा? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इसको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कराता है, जिससे क्या हो जाता है? मोटाइल हो जाते हैं भाई। टेल, इसका फिर मिडिल पीस से क्या निकलता है? टेल। ये स्पर्म के पार्ट है। प्लेस इंपोर्टेंट रोल इन मैटरनल इनहेरिटेंस और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ये जेनेटिक चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको, उसमें बताया जाएगा कि मैटरनल इनहेरिटेंस मतलब जिसको हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं, ये क्या होता है। इसमें ये बहुत ही इंपोर्टेंट रोल निभाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड भी यही कार्य करता है, वो आपको प्लास्टिड जब पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा। इस प्रकार से आज हमने लाइसोसोम, वैक्यूल और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सीखा। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की क्लास में आपको कुछ और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बताएंगे, जैसे प्लास्टिड के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लास से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।